विकृति EF का मतलब क्या है? गुड। तो इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाते हैं? कैसे दिखाते हैं? कितनी घबराओ नहीं, ये कैसी है लाइनें? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है क्या? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि आप जानते हैं हर जगह नंबर ऑफ लाइन सेम ही मिल रही हैं, कहीं डेंसर नहीं, कहीं रेयर नहीं। और इसकी वैल्यू आप समझ लीजिए क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की? E। ठीक। अब इसमें एक डायपोल रख दिया आपने, ये देखिए ये हमने डायपोल रख दिया है, माइनस क्यू रख दो इधर और प्लस क्यू लगा दिया इधर। और बीच का डिस्टेंस कितना है? 2L ले लो, जो भी लेना, DL जो भी है, हमने 2L ले लिया यहाँ से यहाँ तक का, आप D भी ले सकते हैं। ठीक। अब देखिए ये मान लीजिए जो डायपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? थीटा रखा हुआ है। अब इस प्लस क्यू पे मेगा फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था E = F/Q, याद है कि नहीं? भूल गई हैं तो याद कर लीजिए। F की वैल्यू हो जाती है Q × E, हो जाती है। अब Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स भी होगा, और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? प्लस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ और निगेटिव पे उल्टी तरफ। तो प्लस पे फोर्स लगेगा इधर और इसकी वैल्यू होगी QE। दिख रहा नहीं? दिख रहा। अब यहां पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में, और उसकी भी वैल्यू भी क्या होगी? QE। निगेटिव पे अपोजिट लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में प्लस में उसी दिशा में लगेगा। एग्री कर रहे हैं? इतनी बात, दो फोर्सेस लगे। अब हमको ये बताइए कि जो डायपोल रखा है बीच में, डायपोल एक सिस्टम है, तो नेट फोर्स ऑन डायपोल दर्शन कितना है? 0 बताते हैं। 0 है क्या मेगा? बिल्कुल 0 है। एक QE इधर लग रहा है, QE इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स किधर है? 0। तो नेट फोर्स आपका आ गया 0। लेकिन इसमें एक खास बात और आ गई है, ये दोनों जो फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्सेस एक लाइन ऑफ एक्शन में नहीं है। तो अगर एक लाइन ऑफ एक्शन में नहीं है तो सिस्टम पे नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस है इसलिए क्या बना देंगे? वो टॉर्क जनरेट कर देंगे। कई लोग तो टॉर्क भूल ही गए होंगे। पिछले साल छठे चैप्टर में रोटेशनल मोशन जो चैप्टर का नाम था, उसमें टॉर्क नामक प्राणी आया था हमारे पास। आपको याद होगा, उम्मीद करते हैं, या होना चाहिए। जो फोर्स काम करता है ट्रांसलेशनल मोशन में, वही रोटेशनल मोशन में टॉर्क करता है। टाउ से दिखाते हैं, दिस इज टॉर्क। रोटेशनल मोशन में टॉर्क चलता है, घुमाने वाले मोशन में, और ट्रांसलेशनल मोशन यानी कि अगर बॉडी रखी है इस पे फोर्स लगा देंगे तो ये सीधी रेखा में बढ़ेगी आगे ना, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन है। और घूमने लगी, जैसे इस केस में क्या होगा? ये घूमेगा, टॉर्क लग रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा। तो जब भी किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 होता है, उसका सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से नहीं हिलता। अब सेंटर ऑफ मास क्या भूल गए? वो भी हो नहीं? हाँ, याद है? सेंटर ऑफ मास तो याद है। तो इस डायपोल का अगर दोनों सब कुछ सेम है, MM भी सेम मान लो, तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच में होगा, तो ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। समझिएगा बहुत गहराई से। ये कब हिलता? जब नेट फोर्स 0 ना होता तो इसको आगे बढ़ा देता, तो ये नहीं हिलेगा, ये वही मिलेगा, लेकिन ये घूम सकता है डायपोल।
अपनी जगह पे, यानी ये हिल नहीं रहा है, रोटेट कर सकता है। जैसे पंखा भी चल रहा है लेकिन चल के तेलीबाग नहीं जा रहा है, यही खड़ा है, अपनी धुरी पे घूम रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, सेंटर ऑफ मास यही खड़ा है इसका। बात कुछ याद आ रही है? अभी जो टॉर्क होता था, वनीता हमको ऐसे देख रही है जैसे मैं जादू मंगल ग्रह से आ गया हूँ, मैं कैसी हरकत कर रहा हूँ इसके साथ, क्या बता रहा हूँ मैं इसको, अगड़म बगड़म कह रही मुझे परेशान करे सर, है ना। जो भाई देखो क्या हो सकता है, टॉर्क। तो टॉर्क निकालने का एक तरीका भी था हमारे पास, फॉर्मूला था ना, किसी को याद है क्या? आर कॉस आर क्रॉस एफ, ठीक। या सिंपल भाषा में अगर डायरेक्शन की बात अभी हम नहीं करें या कर भी लें, उसमें क्या जाता है, तो आपका क्या होगा, और दोनों कपुल ऑफ फोर्सेस, ये कपुल ऑफ फोर्सेस हो गए ना, कपुल, इसके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ता था हमको, याद है? टॉर्क निकालने के लिए क्या करते थे, फोर्स लीजिए, दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए तभी कपुल बनेगा, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उससे अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो टॉर्क की वैल्यू आ जाती है। डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रूल लगाना पड़ेगा आपको। कुछ जानकारी मिल रही है? तो अगर हम इसका टॉर्क लेने गए, ये समझ में आया नेट फोर्स 0 है, लेकिन ये भी समझ में आया कि टॉर्क है इसके अंदर, टॉर्क 0 नहीं है। क्यों नहीं है टॉर्क 0? हमें इसमें टॉर्क 0 कब हो सकता है? तब हो सकता है जब किसी बॉडी में एक ही लाइन में फोर्स लग जाए ऐसे, तो इसका नेट फोर्स भी 0 और टॉर्क भी 0, क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप नहीं है। जैसे ही गैप आएगा टॉर्क डेवलप हो जाएगा, गैप आ गया ना, डिस्टेंस। कपल बनने के लिए दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस चाहिए विथ सम डिस्टेंस इन बिटवीन। अगर डिस्टेंस नहीं है तो 0, डिस्टेंस है तो टॉर्क जनरेट कर देगा। टॉर्क का काम क्या है? गोल गोल घुमाना, रोटेशन मोशन क्रिएट करना। जैसे फोर्स का काम क्या है? किसी चीज़ को धक्का लगा के आगे बढ़ाना या पीछे खींचना। टॉर्क का काम क्या है? किसी चीज़ को घुमाना, आगे घुमाना या पीछे रोकना, रोटेशन मोशन। याद आ रहा था लोगों को? याददाश्त वापस आने की कोशिश चल रही है। तो ठीक है, अब हम लेंगे फोर्स और बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है? QE। और बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कई तरीके से ले सकते हैं। एक तरीका ये भी है लेने का, ये डिस्टेंस हो गई परपेंडिकुलर, ये दो फोर्सेस और उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस खटाक है। अगर ये 12 है, ये थीटा, तो ये भी थीटा। तो अगर हाइपो 12 है तो परपेंडिकुलर कितना होगा? वेरी गुड, 12 साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हिप्पो, है कि नहीं? तो आपने लगाया 12 साइन थीटा। आ रही बात समझ में? तो ये क्या बना? टॉर्क 2QLE साइन थीटा। ठीक है, अब आप 2QL को पहचानते हैं दर्शन, क्या होता है ये? डायपोल मोमेंट। तो क्या लिख सकते हैं? P साइन थीटा। ठीक, ये इसका डायपोल मोमेंट, ये इसका टॉर्क आ गया, इस पे लगने वाला टॉर्क। ठीक, अब इसको एक क्रॉस प्रोडक्ट में आप P क्रॉस E भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म भी मालूम होना चाहिए और स्केलर फॉर्म तो आपके सामने है ही। किधर टॉर्क लगेगा? बाहर की तरफ। कैसे निकाला आपने? ये राइट हैंड लिया। हाँ, राइट हैंड तो पहचानते हैं हम लोग ना। इनवर्स होगा, इनवर्स। अच्छा, उन्होंने लेफ्ट हैंड ले लिया था, भूल चूक मिस करके। कौन सा हाथ हमारा राइट है? सबका राइट यही वाला होता है ना, जिससे हम लोग मंजन करते हैं, ब्रश पकड़ते हैं, मतलब चलो और भी बहुत कुछ करते हैं। तो एनीवे यहाँ आते हैं हम लोग, देखते हैं टॉर्क में ये रखा
याद है ना, कुछ पाम रूल, थंब, ये सब मोड़ना पड़ेगा। तो इसमें लगाते हैं आर, कहाँ लिखा था ये फॉर्मूला लिखा था आपने, आर क्रॉस एफ। तो हम लोग आर की तरफ रखेंगे, आर की तरफ रखेंगे और एफ की तरफ मोड़ेंगे। ये एफ इधर है तो दिस इज एफ, उधर लग रहा है ना, दिस इज एफ। तो टॉर्क किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। पता नहीं समझ में आ भी रहा है कि नहीं। वर्णिता नहीं समझ में आया ना, वर्णिता आर वेक्टर है ना, आर वेक्टर ऐसे ले रही है इधर, ऐसे किया आर है, आर आर की तरफ फोटो ये दिख रहा आर, और एफ किधर आगे तो किधर मोड़ना है, एफ की तरफ। ऐसे कर दोगी तो उल्टा मोड़ देगी, एफ उधर है, उल्टा हो जाएगा। तो आर और एफ, तो किधर लगा टॉर्क, अंदर की तरफ। तो इस पे टॉर्क लग रहा है अंदर की तरफ, वहीं से मालूम है। और वहां से हमको मालूम है, तो जब ये फिगर आती है, ये फॉर्मूला हमारे सामने आता है, तो हम इसको P क्रॉस E लिखते हैं, E क्रॉस P नहीं लिखते, क्योंकि P क्रॉस E लिखने पे ये P का डायरेक्शन लगाया, राइट हैंड रूल, और E की तरफ मोड़ा, E सामने जा रहा है, ये E की तरफ मोड़ा, ये अंगूठा किधर गया, अंदर, जो इसकी डायरेक्शन से मैच कर रहा है। ऑलरेडी टॉर्क इधर था ही, दिख ही रहा है हमको, तो ये हमारे वैल्यू बन गई, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। आई बात समझ में? ये तो ये इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। आप ये देखिए, इससे बड़ा अच्छे से आप समझ सकते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, क्योंकि आपको भूल ही गए होंगे। अनस्टेबल किसे कहते हैं, या न्यूट्रल स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं। तो एक बॉल यहाँ रखी है, एक बॉल यहाँ रखी है, एक बॉल यहाँ रखी है, बॉल। अगर हम इस बॉल को हिला दें यहाँ, तो ये क्या करेगी, वापस आ जाएगी। अगर हम किसी बॉल को हिला दें जब वो इक्विलिब्रियम में है और वापस इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करें, तो उसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर से, अगर किसी बॉडी को हम उसके इक्विलिब्रियम से हटाएं और हट के वो वापस वहीं आना चाहे, तो वो क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये बॉल कैसी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक। अगर हम किसी बॉल को हटाएं और हटाने के बाद वो अपनी पोजीशन से दूर चली जाए, वापस ना आए, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको अगर आप हटाएंगे तो धड़ाला के नीचे चली जाएगी, घूमेगी नहीं वहां, तो ये हो गई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आ रही बात समझ में? तीसरी, कि अगर आप हिलाएं तो जहां हिलाई है वहीं पे इक्विलिब्रियम फिर से बन जाए, जहां ले जाए वहीं इक्विलिब्रियम बन जाए, तो क्या हो गया, नॉर्मल इक्विलिब्रियम। कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको, जहां खसका देंगे वहीं रुक जाएगी। तो ये तीन सिचुएशंस हैं जो बड़े अच्छे से समझाती हैं कि कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम, कौन सा अनस्टेबल और कौन सा नॉर्मल इक्विलिब्रियम। ये फोटो बना लेना तुम लोग बहुत तेजी से, एकदम छापने का जितना काम हो, सुपरमैन बन जाए। अब हमको ये बताइए कि दो डायपोल रखे कि ऐसे डायपोल ना सब कुछ सेम है, एक बार हमने ऐसे रखा, एक बार ऐसे रखा। अब इसको थोड़ा सा घुमाना चाहते हैं, टॉर्क मिल जाए घुमाते। तो जैसे हम घुमाएंगे, इन दोनों में स्टेबल कौन है, अनस्टेबल कौन है, हम नाम लेते हैं। देखिए, सोचिएगा, हमने इसको थोड़ा सा घुमाया छोड़ा, घुमाया छोड़ा, समझते हो ना, घुमाया छोड़ा। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इन दोनों में स्टेबल इक्विलिब्रियम किसका है, अनस्टेबल किसका है। वर्णिता से पूछेंगे, कोई बताएगा, हाथ उठाओ। अमित ने हाथ उठाया, आंचल ने उठाया, मेघा ने हाय हेलो बोल रही हैं। और चलिए मेघा जी बताइए, फर्स्ट वाला क्या है, ये कहती हैं स्टेबल है, और दूसरा वाला अनस्टेबल है। देखिए कैसे ये सब बातें समझ में आई, एग्जाम में पूछा जाता है ये। जब इसको आप हिला देंगी ऐसे, प्लस क्यू यहाँ पहुंचा, माइनस क्यू यहाँ, ऐसे घुमाया, तो इस पर फोर्स किधर लग रहा है, इधर, और इस पे इधर। तो क्या करेगा, इसको वापस लाना चाहेगा। ऐसे घुमाया कि नहीं घुमाया, घुमाया, और इस पर फोर्स कैसे लग रहा है, इधर, तो ये खींचेगा इधर, ये इधर टॉर्क डेवलप करेगा, तो ऐसे आ जाएगा वापस, वापस अपनी पोजीशन में आ रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें आपने घुमाया, माइनस क्यू प्लस क्यू, इस पे फोर्स कैसे लगेगा, ऐसा, इस पे कैसे लगेगा, ऐसा, तो ये तो और दूर चला जाएगा, घूमना चाहेगा, पूरा पूरा घूम ही जाएगा। तो क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहां पर इस भाषा में थीटा कितना, डायपोल मोमेंट से,
तो डायपोल मोमेंट इधर से इधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, डायपोल मोमेंट इधर है ना, ये माइनस से प्लस, तो एंगल होना चाहिए 0। इसका एंगल कितना 180 डिग्री, तो 180 डिग्री पे अनस्टेबल और 0 डिग्री पे स्टेबल। ये 0 डिग्री कौन सा है, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल। ये फॉर्मूला पढ़ा था टॉर्क का नाम ही, P क्रॉस E। तो एंगल भी P और E के बीच का है, तो जब P और E के बीच में एंगल थीटा होगा 0 होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जब 180 होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कोई शक हो तो पूछ सकती हैं, बिल्कुल पूछ सकती हैं, किसी कोई शक हो तो। ठीक, दूसरी बात जो पूछी जाती है इसमें, पूछते हैं कि टॉर्क टाउ मैक्सिमम कब होगा। हाँ सचिन, हमारे पास फॉर्मूला था मैग्नीट्यूड के हिसाब से P साइन थीटा कि कॉस थीटा, साइन थीटा जी। अब हमारे में P तो फिक्स है, डायपोल मोमेंट फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है, थीटा ही जो काम करेगा करेगा। तो साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा 90 हो, यानी थीटा अगर 90 ले लेंगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी PE, तो हमारा टाउ मैक्सिमम 90 डिग्री पे आएगा। ठीक है, इसका उल्टा भी चले जाएंगे तो माइनस में फिगर आएगी, लेकिन वो भी मैक्सिमम है, केवल डायरेक्शन का ही तो फर्क है, वो उधर लग रहा है इधर लग रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम कब होता है तो आप क्या क्या आंसर देंगे अमित जी। P क्या होता है, डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एंगल 90 डिग्री होगा तो टाउ मैक्सिमम मिलेगा, और जब एंगल 0 होगा तो क्या मिलेगा, कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये इसमें कानून निकलते हैं जो आपको पता होने चाहिए, और बिल्कुल आसान वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल आसान। ठीक, इसको नोट कर लीजिए।